पाकिस्तान टू अमेरिका विद शैला खान। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान टू अमेरिका के साथ मैं हूं शैला खान और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी वाशिंगटन। आर्मी चीफ समेत लाखों पाकिस्तानियों का डाटा लीक हो गया है। माहिरीन का कहना है कि अगर डाटा लीक हुआ जो कि बायोमेट्रिक डाटा भी इसमें शामिल हो तो उसके नताइज संगीन हो सकते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक 2019 से 2023 के दौरान लगभग 27 लाख पाकिस्तानी शहरियों का नादरा डाटा लीक हुआ और ये डाटा मुल्तान, पिशावर और कराची के सेंटर से लीक किया गया या लीक किया जाता रहा। FIA और खुद नादरा हुकाम ने डाटा लीक होने की तरदीद की। हुकाम की जानिब से डाटा लीक जो लीकेज है उससे मुतालिक कभी इकरार और कभी इनकार के दौरान गुज़िश्ता साल ये सनसनीखेज इंकशाफात भी हुए कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और उनके वालिद के नादरा डाटा तक न सिर्फ गैर कानूनी तौर पर एक्सेस की कोशिश की गई बल्कि उनके शनाख्ती कार्ड से ये मालूम करने की भी कोशिश की गई कि उनका पासपोर्ट कब जारी किया गया। इस बात का भी इम्कान मौजूद है कि ऐसे शहरियों का डाटा जब साइबर मुजरिम इस्तेमाल करेंगे या करते हैं तो वो उन्हें ब्लैकमेल भी कर सकते हैं। इनके डाटा के जरिए जाली सोशल मीडिया और दीगर अकाउंट्स भी बनाए जा सकते हैं और उनकी शनाख्त चोरी होने के केसेस भी सामने आ सकते हैं। डाटा लीकेज का ताल्लुक साइबर क्राइम या फिर मालियाती फ्रॉड से हो सकता है क्योंकि इस तरह का डाटा अमूमी तौर पर डार्क वेब पर फरोख्त होता है और इसका एक बहुत बड़ा कारोबार भी चल रहा है। बहुत से सवाल हैं जो मेरे जहन में है और इसके लिए हमने वाशिंगटन से इनवाइट किया है आसिम सिद्दीकी साहब को जो कि एंकर और एनालिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, हम पाकिस्तानी चारों तरफ से गैर महफूज हैं। बॉर्डर हमारा महफूज नहीं है, इज्जतें हमारी महफूज नहीं है, जिंदगियां हमारी महफूज नहीं है और अब डाटा भी महफूज नहीं है। चलो, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया और आपने इतनी पुरानी खबर जो है अब पढ़ के सुनाई है। ये खबर बहुत पुरानी है और इस पे हमने यहाँ अमेरिका के अंदर भी बड़े सवालात उठाए थे और एक साहब हैं वो मुल्क से बाहर हैं, उन्होंने ये क्लेम किया था कि मेरे पास वो सारा डेटा है, आप अपना नाम और डेट ऑफ बर्थ बताएं, मैं आपको बाकी चीज़ें बता दूंगा। तो उस पे एक वक्त यहाँ तारिक मलिक साहब आए थे जो कि नादरा के डायरेक्टर या चेयरमैन थे, जो वो उनसे भी ये सारी बातें हमारी हुई थी। पहले मैंने यहाँ अमेरिका के अंदर ये उठाया था कि जनाब के 6000 लोग जो कि ओवरसीज पाकिस्तानी हैं जो कि अमेरिका के अंदर PTI के कारकुन हैं, उन्होंने अपना नायकॉब जो है वो ऐरे गैरे नत्थू खैरों को दे दिया है, जो कि मैं प्रोफेशन के हवाले से नहीं कहूँगा कि वो टैक्सी ड्राइवर भी हो सकते हैं, रियल एस्टेट भी चला रहे होते हैं, अपना बिजनेस भी कर रहे होते हैं, उनके पास ये डेटा पहुंच गया है। आप तो बात कर रही हैं ना कि पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान के बाहर, अच्छा पाकिस्तान के बाहर का अगर पाकिस्तानियों का डेटा चोरी होता है तो वो पाकिस्तान के अंदर जो भी उनकी ज़मीनें, घर, जायदाद, बैंक बैलेंस, इन सब से नाइकॉप नंबर से मालूम किया जा सकता है कि कितने पैसे हैं, कितनी ज़मीनें हैं। वो ज़्यादा ख़तरनाक हो सकता है। पाकिस्तान के अंदर जो है वो भी ऑफ कोर्स जो आपके इदारों में जो लोग काम करते हैं उनका अगर डेटा लीक हो जाता है तो वो भी पाकिस्तान के लिए खतरा हो जाता है। तो ये बातें बहुत पहले सोचने की थी, लेकिन हमारे एम्बेसी के अंदर भी किसी किस्म की हमने ऐसी वार्निंग जारी होते नहीं देखी कि जनाब आप लोग अपना नाइकॉफ ना दें। जबकि तारिक मलिक साहब जब आए थे तो उन्होंने एम्बेसी के अंदर बताया था कि इसकी हिफाजत आप ऐसे करें जैसे कि आप अपने सोशल सिक्योरिटी की करते हैं। लेकिन वही अंधा कानून, अंधे लोग PTI के, जो कि बगैर सोचे समझे अपना तो नायकॉब दे रहे हैं, अपने बच्चों का भी नायकॉब दे रहे हैं ताकि वो रजिस्ट्रेशन। ये तो बाहर की बात हो गई ना। मैं अगर पाकिस्तान की बात करूं तो यहाँ वैसे कौन सी है, यहाँ क्यों नहीं सिक्योर होता? मैं वही बात बता रहा हूँ आपको। तो यहाँ ऐसा क्यों है पाकिस्तान में? देखें, पाकिस्तान के अंदर इतनी लेयर्स में आपका डेटा है, लेकिन हर लेयर के अंदर कहीं सियासी पार्टीज और कहीं हमारे लॉ इन्फोर्समेंट वाले। देखें, दुनिया में हर जगह जो हाई एजेंसीज होती हैं उनको सारा डेटा उनके पास होता है। वो किसी वक्त भी किसी को भी एक्सेस कर सकते हैं कि शाला खान कहाँ रहती हैं, उनका घर किधर है और ये किधर है, क्योंकि सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से वो उनको डेटा चाहिए होता है। और यकीनन पाकिस्तान के अंदर भी ऐसा ही है। कौन लोग जो हैं सियासी बुनियादों पर पैसा लेके, आपको पता है कि अहमद नूरानी साहब ने एक आर्मी चीफ के बारे में बताया था कि कितने 12 अरब रुपए ट्रांसफर हुए। ये डेटा भी तो चोरी हुआ था ना।
ये रात को अहमद नूरानी के ख्वाब में तो नहीं आ गया था कि जनाब ये सब हुआ है। उन्होंने क्या किया था कि यहाँ नादरा से या किसी जो फेडरल एम्प्लॉइज होते हैं उनको खरीदा था, उनको ब्राइब दी थी, डॉलर में ब्राइब दी थी और कहा था कि आप मुझे ये पैसे दे, हम आपको इतने $1000 देंगे, और वो उन्होंने दे दिया। देने के बाद उन्होंने तो एक्सक्लूसिव न्यूज चला दी, लेकिन नुकसान किसको हुआ? पाकिस्तान को। इसका हल भी तो होगा ना, बड़ा मुल्क है, मुल्क में लोग हैं, मुल्क में इदारे हैं जिन पे पैसा खर्च होता है, जब वो इतना कुछ मालूमात रखते हैं तो इनकी सिक्योरिटी भी तो जिम्मेदारी हुई ना। सजा का निजाम पाकिस्तान में बहुत वीक है। आप जब तक सजाएं नहीं दें, आप तो रेप करने वाली जो बेचारी रेप हुई भी औरतें हैं उनको इंसाफ नहीं दे सकते। आप अभी यहाँ पर कहाँ देंगे किसी को? यानी इंसाफ की बात कर रहे हैं तो एक सवाल और कर लेती हूँ। 9 हाँ, मई के मुल्जिमान को कुछ को छोड़ दिया जाएगा, कुछ पे मुकदमा चलेगा, कौन से होंगे? क्या क्राइटेरिया है जिनको छोड़ दिया जाएगा, क्या क्राइटेरिया है जिन पे मुकदमा चलेगा? देखें ये भी एक मैंने आपको अगले लास्ट प्रोग्राम में बड़े सख्त अल्फाज कहे थे, जिस पे लोगों ने बड़ा मुझे वो किया कि यार आप ये कैसे कह सकते हैं कि अगर 9 मई के उसको सजा नहीं दी गई तो इसका मतलब है कि ये लोग शामिल हैं। बिल्कुल मैंने ये बात कही थी, और ये बात इंतजामिया को भी पता है कि अगर सजाएं नहीं दी गई तो आपका पूरा जुडिशरी सिस्टम और आपका जो फौज का एक पूरा सिस्टम है वो जो है उस पर क्वेश्चन मार्क उठेगा। सिर्फ जुडिशरी बहुत पे सारी वैसे क्वेश्चन मार्क है, आप देखें क्या खतूत निकल हाँ रहे हैं हाँ, और क्या बातें बिल्कुल हो रही बिल्कुल, हैं। इसीलिए मेरा ख्याल है कि ये फैसले किए गए हैं कि यस, मेरा ख्याल है कि तकरीबन 1 साल के करीब तो होने वाला है इनकी सजाओं को। तो जो छोटे मोटे लोग हैं जिन्होंने रोडों पर आग जलाई, टायर जलाया, ये किया वो किया, उनको तो सबको मेरा ख्याल है अब माफ कर दिया जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी वो अपनी सजा भुगत चुके होंगे। लेकिन आर्मी तंसीबात के अंदर जो लोग गए हैं उन्हें मिलिट्री कोर्ट से सजाएं मिलेंगी, और मेरा ख्याल है कि वो सजाएं बड़ी स्ट्रांग होंगी। मेरी फीलिंग ऐसी है यहाँ से बैठ के जिस तरीके से, और अगर ये नहीं होती तो फिर मेरा वही वो है कि फिर आपके ऊपर क्वेश्चन मार्क होता है। और यही वजह है कि आर्मी कोर्ट्स तो जो मरियम इकराम घूम रही है आराम से ना, उनको तो अरेस्ट तक नहीं किया गया, उनके घर पे छापे नहीं पड़े गए। चले आपने उस पिछली दफा का और वो हो भी गया कि जी नेशनल असेंबली की मेंबर नहीं रहेंगी, पर मरियम इकराम तो वो झंडा लेके खड़ी थी। ऐसे कपड़े तो किसी पीटीआई वाले जो खुद थे उन्होंने नहीं पहने थे, और ऐसी जगह उन्होंने कोई जलाओ घेराव नहीं किया था, वो आराम से है। तो क्या देखें क्या अगर कह सकते अगर हैं? अगर रियासत जिसको बचाना चाहे उसे मैं और आप जो है वो जेल में नहीं डाल सकते। हाँ, अगर पाकिस्तान उसकी पीटीआई वो बंदी कहाँ खड़ी है, आपको पता है? सुने कहाँ तो खड़ी है? सुने तो अगर पीटीआई चाहे तो वो ये सवाल उठा सकती है कि जी इस औरत को क्यों नहीं आप सजा दे रहे। लेकिन तो अगर हमारा तो काम है कि हम बता दें उनको कि जी ये काम हम तो पता नहीं क्या क्या काम कर रहे हैं, तो हम ये भी बता सकते हैं हाँ, भाई लेकिन लेकिन इसको देखें पकड़ लिया। पाकिस्तान के अंदर एक सिस्टम है, वो वॉशिंग मशीन में डाल के वो तो धोने बहुत वाला। हो गए सर, वो तो उसमें बहुत हो गए। उसमें गरीब पिसता है और हाँ। अमीर को फायदा हो जाता है, और ये पाकिस्तान के अंदर भी होगा। और मेरा ख्याल है कि अभी जो कुछ नई कैसे होगा, वीडियोज हैं। कैसे होगा, कैसे होगा? जावेद लतीफ साहब है, बड़ा दावा उन्होंने किया है कि हमने हुकूमत बनाई नहीं है, हमसे बनवाई गई है। बड़ी तो आपको बेचारगी की पता बात चला, है। ये अभी पता चला आपको? नहीं नहीं, मैं आपको आगे बात बता रही हूँ। और जिन लोगों ने हमारी हुकूमत बनवाई उनके उनके आगे हमारे दलाइल कमजोर पड़ गए थे, तो इस हुकूमत में गैर सियासी लोग लाए गए हैं। तो और कहते हैं साथ में कि मई का जो वाकया जो है, 9 मई का वाकया, वो मोहसिन नकवी ने कराया। तो अब आप क्या कह सकते हैं कि वही किसने कराया? वो तो सामने वही नजर है आ ना रहा है। कि बयानात तो कोई भी किसी तरीके से भी दे रहा है, हर नहीं किसी सर, का वो अपने बयानात अपने ऐसे बयानात है। बयानात नहीं है। अगर उन वो बंदा बयानात जिसको को टीवी पे लाके बिठाते हैं वो कह रहा है आपके लिए कि हमारे अंदर से भी आवाजें उठ रही हैं कि 9 मई जो है वो उन्होंने कराया। अब 9 मई की तो वीडियोस मौजूद हैं जिन्होंने भी कराया। अगर मेरा और आपकी शक्लें हैं उधर कि जनाब ये हम आग लगा रहे हैं, तो हम तो गए काम से। तो सही है। बस वो लोग जो है वो लोग भूल जाएं कि जो लोग वाकई आग लगा रहे हैं तो अगर ये कराची। बताइए कि ये वीडियोस जो है वो सिर्फ जो हमारे हसास इदारे वही देंगे, या जो कि विक्टिम है या इमरान खान या पीटीआई है उनसे भी ली जाएंगी? क्योंकि वो तो बहुत जो बवाल अदालत में और जो कह देना चुके चाहे, तो हमसे भी ले लीजिए, हमारे पास भी कुछ वीडियोस हैं। जो देना चाहे अदालत में दे सकता है। ठीक है, और वो काजी फाइज ईसा साहब जो है वो तो खैर यहाँ होंगे नहीं, लेकिन अगर वो हैं तो वो तो कहते हैं मैं तो वीडियोस मानता ही नहीं। क्या नहीं करता? मैं वीडियोस को नहीं मानता। वीडियोस की जो क्या कहना चाहिए कि अगर आप वीडियोस मेरे साथ में लेकर आएंगे तो मैं उस सबूत को नहीं मानता।
नहीं, वो किसी खास उस पे कह सकते हैं ऐसा। आप सुप्रीम कोर्ट का जज सिर्फ इस बात पे बिल्कुल नहीं कह सकता कि मैं एक वीडियो को किसी उसकी कोई दूसरी बात होगी जिस पे उन्होंने कहा होगा कि मैं वीडियो को नहीं मानता। लेकिन अच्छा। बहरहाल ये बहुत इम्पोर्टेंट, वो खैर आप काजी फायज को तो इसमें लाए ना, क्योंकि अगर ये मिलिट्री कोर्ट्स में अदालतें लगती हैं हाँ, तो फिर तो ठीक है। बस पढ़ लें आपने जो पढ़ना है। ठीक है। पाक ईरान गैस पाइपलाइन मंसूबा, ये सवाल मेरा पिछले दफा मेरा रह गया, तो मैंने सोचा मौका अच्छा तो आपसे जरा मैं कर ही लूं। पाक ईरान गैस पाइपलाइन का जो मंसूबा था, अगर शुरू किया गया तो नताइज अच्छे नहीं निकलेंगे, अमेरिका ने वार्न किया है। क्यों? देखें, ये सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट बात है हमारी, कि हमारे एक मुल्क है और एटमी पावर है, हमें जो दिल चाहे आता है धमकी दे देता है। मैंने देखा अभी इंडिया के अंदर उसका चीफ मिनिस्टर किसी एक दिल्ली का मेरा ख्याल है अरेस्ट हुआ, तो उस पर अमेरिका के सदर और जर्मनी के सदर ने या प्राइम मिनिस्टर ने उन्होंने शोर मचाया या बयान दिया उनके फॉरेन ऑफिस ने। तो इन्होंने इतनी बड़ी शटअप कॉल दी है अमेरिका को और जर्मनी को कि आप हमारे अंदरूनी मामलात में ना बोलें। फिर उसके बाद यूक्रेन का जो फॉरेन ऑफिस है वो इस वक्त इंडिया में बैठा हुआ है और वहां पे बयान दे रहा है कि हम इंडिया के साथ अच्छे ताल्लुकात रखते हैं। इंडिया जो है वो रशिया से ऑयल खरीद रहा है और जिस तिजारती मामलात हैं उससे वो कर रहा है, उस पर तो आप पाबंदी नहीं लगा रहे। लेकिन एक गरीब मुल्क जो कि तकरीबन 40 साल से मुख्तलिफ वॉर्स में जो है अमेरिका की वजह से भी इन्वॉल्व है, और आप उसके ऊपर जो है हम देख लेंगे, हम ये कर लेंगे। मेरा ख्याल है पाकिस्तानी गवर्नमेंट को एक कॉल, शटअप कॉल भी देनी चाहिए कि आप हमारे इंटरनल मामले में ना बोलें। और तो शहबाज शरीफ की हुकूमत में इतना दमखम है? शहबाज शरीफ, देखें शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट, आपका क्या ख्याल है कि शहबाज शरीफ अगर शेरवानी पहन के सामने आते हैं तो शहबाज शरीफ गवर्नमेंट चला रहे हैं? अगर बाइडन साहब जो हैं यहाँ अमेरिका में, बाइडन हुकूमत चला रही है। दुनिया में हमेशा एस्टेब्लिशमेंट ही अपनी कंट्री चला रही होती है, कोई एक फर्द वाहिद नहीं चला रहा होता कि वो हुक्म चलाए और हो जाए। आपको अपने मुल्क के फैसले लेने पड़ेंगे। अगर आपको बात करनी पड़ेगी कि एस्टेब्लिशमेंट नवाज शरीफ के दौर में भी थी, लेकिन नवाज शरीफ तो बड़ा बोल्डली डिसीजन लेते थे। नहीं, बोल्ड तो वो भी नहीं लेते थे, उनकी कुछ अनापरस्ती हो जाती थी तो वो बोल्ड ले लेते थे, वरना कोई ऐसा बोल्ड डिसीजन मुझे तो नहीं नजर आता जिसपे उन्होंने कहा होगा। कोई अपनी अना फंस जाती थी उनकी तो वो बोल्ड डिसीजन लेते थे। लेकिन मैं ईरान और पाकिस्तान के उस पर सिंपल एक बात कहूंगा कि पाकिस्तान का फॉरेन मिनिस्टर आए अमेरिका, बोले या तो आप हमें ऑयल फ्री दो, या उसी प्राइस में दो, या फिर आप खामोश रहो, क्योंकि हमें मतलब आप मारे भी और फिर रोने भी ना दे, ये तो तरीका होना चाहिए। ये गलत है। लेकिन हमारी पता है बदकिस्मती क्या है कि शाह से ज्यादा शाह के वफादार। अमेरिका जो चाहता भी नहीं है वो भी हम करके दे देते हैं, प्लेट में रख के दे देते हैं, ले लो भाई हम ये भी करके दे देंगे। सबसे बड़ी पाकिस्तान की एक गंदी हरकतें, जो टॉप लेवल पे लोग बैठे होते हैं, अमेरिका वो नहीं चाह रहा होता, उनको बगैर रेजिस्टेंस के सब चीजें प्लेट में मिल जाती हैं। तो मैं समझता हूं कि पाकिस्तान के अंदर वो जो गंदे किस्म के इस किस्म के लोग हैं जो कि इन डिसीजंस को फौरन ओके यस सर ओके, नहीं हेलो, आपको पाकिस्तान चलाना है ना, आप उनके साथ बैठे। हम ये नहीं कहते कि जी बस धड़ल्ले से सब कुछ आप ताल्लुकात तोड़ दो। आप बोले भाई हमें तो ऑयल चाहिए, इस कीमत में चाहिए, हमें अपना मुल्क चलाना है, ईरान इंडिया ये कर रहा है, आप इस पर तो सैंक्शन नहीं लगा रहे। हम गरीब पे, जिन्होंने हम आपके अलाए भी हैं, हमने आपको वो कुछ दिया है जो दुनिया के किसी मुल्क ने नहीं दिया, लेकिन आप अब भी हमसे दुश्मनी कर रहे हैं, तो आप हमें ये बिछाने दें। हाँ, बाकी दूसरे कामों पे आप ईरान से हमारे उस पे ताल्लुकात पे, आप वो सारों पे आप अपनी नजरें रख सकते हैं। हम सिर्फ ऑयल ले रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं कर रहे हैं। ये यकीन दहानी करानी होगी उनको, अमेरिका को। जी, लेकिन आपने मुझे एक बात भाई कही थी बहुत पहले कि जब आप किसी से पैसा लेते हैं, किसी से भीख मांगते हैं, किसी के मतलब आप उनसे फेवर मांगते हैं, मतलब बहुत कुछ जब आप उनसे मांगते हैं और हुकूमतें जब आप मांगते हैं कि कौन रहेगा कौन नहीं, तो फिर आप उस अभी अमेरिका से पाकिस्तान की कोई मदद नहीं जा रही, कोई ऐसी मदद नहीं जा रही जिससे अगर वो अमेरिका जो है रोक दे तो पाकिस्तान जो है वो भूखों मर जाएगा। तो ये भी एक बड़ी अच्छी बात है। सर आपने एक दफा कहा था कि जब आप भीख मांगते हैं, पैसा मांगते हैं, चीजें मांगते हैं, नहीं तो मुझे बताए ना, मैं भी यही कह रहा हूँ ना कि अभी तो कोई ऐसी एड नहीं दे रहा ना, अमेरिका मिलियंस ऑफ डॉलर बिलियंस ऑफ डॉलर नहीं दे रहा ना।
तो फिर पाकिस्तान सबसे बड़ा जो हमारी IMF है, उससे अगर IMF अगर आ गया है और उसने सारे काम हमारे बड़े अच्छी तरह कर दिए, तो आपको क्या लगता है कि ऐसा ही होगा? ये हमारे IMF अपनी टर्म्स एंड कंडीशन पे आता है। IMF अभी तक मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान की, ईरान की, उससे जो है IMF को कोई होगी तकलीफ ना हो सकती है, क्योंकि वो उसका डोमेन नहीं है। यस, डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट हो सकती है, लेकिन पाकिस्तान कुछ तो कहे ना। हमारे यहाँ एक ब्रैड शर्मन जो है वो आके पाकिस्तान के सिस्टम पे आवाज उठाता है, किसी एक बेशरम की आवाज नहीं आती, सर। एक वजीर आज़म नहीं आती ब्रैड शर्मन को कि शर्म, तुम ये नहीं कह सकते। आवाज वो अंदर है। क्या कह रही हैं? मैंने कहा एक वजीर आज़म ने आवाज उठाई थी, वो अंदर है। अरे उसको तो अंदर ही होना है ना भाई। मसला जाने इमरान खान के साथ ये है, सुने अब आपने छेड़ ही दिया है। इमरान खान एक ऐसा शख्स है जो कि अपने अलावा किसी को कुछ नहीं समझता। वो कहता है बाकी सब चोर हैं, मैं सही हूं। उसकी पूरी जिंदगी जो है किस तरह गुजरी है सब जानते हैं। अगर आज भी आप यही समझेंगे कि हम हैं, बाकी सब चोर हैं, तो आपको दफा हो जाना चाहिए इस मुल्क से, क्योंकि आपको दूसरी सियासी जमातों के साथ मिलके सिस्टम के अंदर बैठ के पाकिस्तान के लिए काम करना पड़ेगा। आप ये नहीं कह सकते कि मैं सही हूं बाकी सब चोर हूं। जेल में डाला है, बिल्कुल सही डाला है, क्योंकि वो सिस्टम के साथ नहीं चल रहा था। अच्छा ठीक है, आप सिस्टम के साथ चलने वालों को देख लीजिए। अलीम खान की सोसाइटी पार्क व्यू की 11,000 कनाल देने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। ये वही जमीन थी जो कि नाजायज थी और जिसके लिए इमरान खान ने कहा था कि ये जमीन मुझसे लेना चाह रहे थे, लेकिन नाजायज तरीके से मैं नहीं देना चाह रहा था। और यही मसले चले थे मेरे साथ, क्योंकि वो किसी एक जगह वो बहुत बड़ी जमीन के दावेदार थे जो कि उनका नहीं था। तो अब आप मुझे बता दीजिए कि इस हुकूमत में तो उन्होंने ले लिया, अलीम खान ने सोसाइटी पार्क व्यू को 11,000 कनाल ले लिया, उसका नोटिफिकेशन भी जारी हो गया। तो मैं इसमें क्या कर सकता हूँ? अगर उन्होंने सिस्टम के जरिए, जिसको एतराज है जाके लॉ अदालत में जाए और मैं ये बात नहीं कर रही आसिम साहब, मैं ये बात कर रही हूँ, और आप क्या कर सकते मुझे एतराज है। नहीं, मुझे एतराज ये नहीं है। मुझे एतराज ये कि आप कह रहे चोर डाकू सारे वो जो हैं, तो वो चोर डाकू जो है वो बैठे तो हैं, अब वो अपना अपना हिस्सा आप मांग तो रहे हैं, उन्हीं चोर डाकू के साथ ही हुकूमत चलानी है ना। आप कैसे पूरी की पूरी पीपल्स पार्टी को अलग कर देंगे, मुस्लिम लीग को अलग कर देंगे, JUI को अलग कर देंगे और कहेंगे मैं हूँ सिर्फ, मैं इस मुल्क का रहमतुल्लाह अलैह हूँ? ऐसा हो नहीं सकता भाई। नहीं, मैं इस वक्त आपसे PTI के उन लोगों की बात कर रही हूँ जिनके लिए इमरान खान को बड़ा कोई क्रिटिसाइज किया गया कि आपके अंदर के लोग आपको छोड़ के जा रहे हैं। तो उसे फिर वजूहात बताना शुरू की कि मुझे बाद में बताएं कि जी मुझे किस तरीके से ब्लैकमेल किया गया और मुझे क्या क्या होना पड़ा। उसमें से एक कहानी ये भी थी जो कि ये सोसाइटी पार्क व्यू है जो कि 11,000 कनाल का है, जो कि इलीगल था, जो कि अब उनको नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। चलिए जनाब, माइकल थॉमस की बात कर लेते हैं। चंद रोज पहले HSN का किस्सा बड़ा लंबा हुआ। मुझे तो नहीं लग रहा कि ठंडा मामला होगा, लेकिन शायद हो जाए। बाकी जिस तरह से आप कहते हैं कि मट्टी पाव वाला हिसाब होता है, कॉलेज की फीस माफी जो माफी की जो पॉलिसी थी उसमें तब्दीली के हवाले से गवर्नर हाउस से इख्तिलाफात के बायस अपने ओहदे से इस्तीफा भी दे दिया था। मैं लोगों को बता रही हूँ ताकि याद आ जाए उन्होंने इससे पहले जो सेंटर और वफाकी वजीर आहा चीमा की अहलिया की जानिब से जमा कराई गई फीस माफी की दरख्वास्त को कबूल करने से इनकार कर दिया था। मीडिया पे खबरें भी आई थी और इस खबरों के बाद ये हुआ कि पाकिस्तान की बदनामी भी हुई खासी। आसिम साहब, मैं पूछना चाहूंगी कि क्या इसको ग्रांट वगैरह कुछ मिलती है, सब्सिडी मिलती है? देखिए, सबसे पहले तो इस केस को जो बनाया गया 2022 में शायद ये एप्लीकेशन दी गई थी। और ये भी मैं आपको बताता चलूं कि किसी भी इतने बड़े इदारे में प्रिंसिपल को ये एजाज हासिल नहीं होता कि वो 10 लाख 20 लाख का ग्रांट फौरन वो एक्सेप्ट कर ले या किसी को दे दे। वो आपकी एक कमेटी होती है, वो बैठ के डिसाइड करती है कि किसकी फीस माफ़ करनी है, किसकी नहीं माफ़ करनी है। जब मैंने इस इदारे को देखा और इसके यूट्यूब पे क्लिप देखे तो मुझे तो मैं तो हैरत हो रही थी कि पाकिस्तान में इतना अरसा रहने के बाद मुझे ये पता ही नहीं था कि पाकिस्तान के अंदर एक ऐसी जगह भी है जो कि अशरफिया के लिए है, जहाँ उनके बच्चे पढ़ते हैं। और मेरा नहीं ख्याल कि मैं आप लोगों से सवाल करता हूं कि मालूम करें कि इसको जो है सालाना कोई सब्सिडी मिलती है कि नहीं मिलती है। और अगर अशरफिया को पढ़ाने के लिए सब्सिडी मिलती है तो शाबाश है आप लोगों पर कि कोई मीडिया जो है इस पर बात नहीं कर रहा। क्या ज़बरदस्त जगह है भाई, ये इतनी ज़बरदस्त जगह, और सारे जो है अमीर माँ बाप के बच्चे वहाँ पढ़ते हैं। तो ये भी एक पूरा सिस्टम मेरे को समझ में नहीं आया। तो मैं
नाजरीन से जो है ये एक सवाल उठाता हूँ, और तमाम जो पाकिस्तान में एंकर हैं कि ये मालूम करें कि इसको सब्सिडी मिलती है, और अगर सब्सिडी मिलती है तो कितनी मिलती है और क्यों मिलती है। तो फिर उसके बाद जो है हम इसका कंटिन्यू इस किस्से को करेंगे। जी ठीक है, कराची की तरफ, सिंध की तरफ जरा आ जाते हैं। हालात बहुत खराब हैं, और ये हालात सिंध के, आसिम साहब मेरे ख्याल में, मैं तो सुन सुन के ही बड़ी हुई हूँ कि जी सिंध के हालात खराब हैं, कराची के हालात खराब है, सुधरे नहीं है। और जिस तरीके से यहाँ वोट लिए जाते हैं वो ऐसा बताया जाता है कि जी पेरिस है, और कहते हुए शर्मिंदगी भी महसूस नहीं होती कि जी कराची को हमने पेरिस बना दिया। लोग बाहर से आके यहाँ इलाज कराते हैं। कराची में जो एसएचओ हैं उनके बेटे की मुबैना तौर पर डीआईजी के बेटे की भी हथियारों और मंशियात के साथ तस्वीर, वीडियो और वीडियोस वायरल हुई। सबने देखा, मैंने भी देखा, जिसके बाद इंस्पेक्टर जनरल जो आईजी हैं उन्होंने मामले का नोटिस भी लिया। और मैं कोट कर रही हूँ कि डॉन न्यूज के मुताबिक जो वीडियो है उसमें नौजवान को पिस्तौल और राइफल से गाड़ी से बाहर फायरिंग करते हुए देखा जा सकता है। फुटेज में जदीद असलहे के साथ मनशियात भी नुमाया है। फुटेज में जो डीआईजी शर्की हैं, कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद असफर महसर, उनकी तस्वीर भी वाजे आई हैं। तो फिर जो आईजी हैं गुलाम नबी मेमन ने डीआईजी शर्की के खिलाफ इंक्वायरी का हुक्म दिया है। सो इंक्वायरी मुकम्मल होने पर महकमाना जो कार्रवाई है वो शुरू की जाएगी, और इस बात की भी तहकीकात की जाएगी कि आया इस वाकये में इस्तेमाल होने वाला हथियार सरकारी तौर पर जारी किए गए थे या नहीं। और दूसरी जानिब गुलाम महसर जो है उनका मौकिफ ये है कि वीडियोस किसी ने एडिट करके वायरल की है। सर फोरेंसिक तो हो जाता है, और अब तक कितनी ऐसी जो इंक्वायरीज हैं या तहकीकात हैं जिन पर कोई एक्शन लिया गया? देखिए, सिंध के अंदर जो है ना वो शराब की बोतल जज पकड़ लेना, वो भी सुबह जो है ना वो आपको पता है वो शहद की बोतल निकलती है। तो पाकिस्तान के अंदर हम उस माशरे में रह रहे हैं जहाँ पर बेगैरती जो है ना और बेशर्मी, बेहिसी वो कदम कदम पर आपको मिलती है। और ये जो एसएचओ और एसपी, डीएसपी, एसएसपी, आईजी, इनके बच्चे तो बहुत पहले से मशहूर हैं। मतलब आपको क्या, जो कराची में रहता है सबको पता है, ये जिस गली में रहते हैं, ये नासूर जो हैं, ये वहां पर उनको पता है। आम पब्लिक कुछ कह नहीं सकती क्योंकि उनको पता है कि उनके साथ हशर क्या होगा। ये बगैरत लोग हैं, और इसको छुपाने के लिए इंक्वायरियां होती हैं और कुछ भी नहीं निकलेगा। आप इन बच्चों की शक्लें देखें, ये सोचें कितना अपने महल्ले को टेरराइज करते होंगे, दहशतगर्दी करते होंगे वहां पर, लेकिन पुलिस से कौन पंगा लेगा। पुलिस भी बाज दफा आपकी गैर मुकामी होती है। उनकी गैर मुकामी क्या होती है कि जी पूरे साल जिंदगी भर जो है किसी अलग गांव में या अलग शहर में या किसी दूसरे सूबे में रहते हैं, और उसके बाद जो है उनको कराची की चाबी दे दी जाती है। उनके बच्चे जो है उनको अय्याशी करने का पूरा मौका दिया जाता है कि करो भाई। कोई अभी तो आपको अगर इनके औरतों के, लड़कियों के किस्से शुरू हो जाए ना, तो जो कि अब आपको पता है कि ये भी जरा सियाने हो गए, जरा फोन इधर रखते हैं। ये तो किसी के हाथ लग गया इसका, मेरा ख्याल है फेसबुक या कोई चीज या शौकी में इन्होंने लगा दी, जिसपे इनको फायरबैक मिला। वरना ये इनके साथ हमने अपने जमाने में देखा है कि डीएसपी और एसएसपी के बच्चे जो हैं वो असले का, गाड़ी का, उनकी गाड़ियां चलाते। कैसे चला सकता है कोई गाड़ी, मुझे आप बताएं कि आपके बाप की गाड़ी है, ये सिंध की गाड़ी है ना, सिंध पुलिस की गाड़ी है, तुम कैसे चला सकते हो? कोई भी सिंध पुलिस का या पंजाब पुलिस का या खैबर पख्तूनख्वा या किसी भी पुलिस की वैन गवर्नमेंट की गाड़ी होती है, इनके बच्चे चला कैसे सकते हैं? लेकिन शाहरुख जतोई आपको याद होगा, शाहरुख जतोई आपको याद होगा कि अगर ये अंदर भी चले जाएंगे तो वहां पर भी उनको बड़ी फैसिलिटीज मिल रही होंगी। मतलब यही है ना कि कहीं पुलिस के बच्चे, कहीं वडेरे के बच्चे। अब पावर यह जाती है कि शाहरुख जतोई हो, वहां पुलिस वाला भी शामिल था, लेकिन वडेरा ज्यादा बड़ा था, तो बेचारे पुलिस वाले को मुल्क छोड़ना पड़ गया। उसको अपनी बेटी की इज्जत बचाने के लिए अपने मुल्क से जाना पड़ा। तो हमने कहा ना कि हम एक बेहद, और सिंध पुलिस पे तो इतने क्वेश्चन मार्क हैं कि आप सोच नहीं सकते। ये बाकायदा इन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है उसमें पूरी की पूरी शामिल है, और मैं लोग थोड़ा सा आवाज उठाने में वो करते हैं, लेकिन आप मुझे बता दीजिए कि आखिरी 3 महीने में कितने लोगों को सिंध की अदालतों से इंसाफ मिला है? सिर्फ 3 महीने का निकाल के दिखा दें। यस, मुंह पे कपड़ा डाल देते हैं, वो खबरें छाप देते हैं, इनामात चल रहे हैं, इसको ये दे दिया, उसको सर्टिफिकेट दे दिया, बेहिंगम सी पुलिस है, ठीक है। और एंड क्या होगा? जीरो एंड।
नहीं सर, अभी आपने कहा ना कि भाई इमरान खान जो है वो इन्हीं लोगों को साथ लेके चलना है, तो मेरे ख्याल में जो लाते हैं ना इनको, वो भी सोचते हैं कि भाई यही हमारे पास है, अब आपकी जान जाती है, अब आपके डाके पड़ते हैं, अब आप आपके मोबाइल छीनते हैं, अब आपके साथ फायरिंग हो जाती है, या आपके बच्चे कुछ हो जाते हैं, ये हमारा मसला नहीं, हमें तो किसी को सदर बनाना और किसी को वजीर आजम देखो बनाना, हमें अपने मुल्क मैंने बनाना है। पहले भी कहा था कि आपको सिस्टम के अंदर रह के ये सब करना पड़ता है। अगर आप सिस्टम से बाहर जाएंगे तो अभी 6 जजेस ने वो काटी है, वो दी है ना एप्लीकेशन, ठीक है ना, उस पे अगर सख्त फैसले आ जाते हैं, शट अप कॉल उनको भी मिल जाती है, तो ये एक इफ्तिताह होगी। और अगर जजेस से भी ये पूछ लिया जाएगा कि फर्ज करें कि आपके पास एक बंदे का आया कि जी इसको सजाए मौत दे दो, और आपने दे दी, तो उस वक्त आपका जमीर क्यों नहीं जागा? अगर फर्ज करें कि किसी कर्नल, ब्रिगेडियर जनरल ने आपको फोन करके कहा कि इसको रिलीज कर दो और आपने रिलीज कर दिया, उस वक्त आपका जमीर क्यों नहीं जागा? तो मैं समझता हूँ ये बड़ी अच्छी इब्तिदा है, इससे नए रूल्स, रेगुलेशन, लॉज बनेंगे, लेकिन सिस्टम के अंदर रह के आप ये सारी चेंजेस कर सकते हैं, सिस्टम के बाहर नहीं। लोग सिस्टम की बताती हूँ, कराची में सुरजानी टाउन में अपने प्लॉट पर जाने वाली खातून, जाहिर सिस्टम में रह रही है, उसका एक अपना प्लॉट है जो उसने खरीदा है, उस खातून को तशद्दुद किया गया, उसके कब्जा माफिया ने उसके साथ बदतमीजी की, दस्तदराजी की। कराची में इस तरह के वाकयात अब आसिम साहब मामूल बन चुके हैं। कराची के अतराफ में जमीनों पर कब्जा वैसे भी हर रोज आपको नजर आएगा, लोग अपना पैसा जोड़ जोड़ कर किस्तों पर प्लाट लेते हैं और फिर वो जो कब्जा माफिया है वो उन पर कब्जा कर लेती है। हर किस्म का माफिया अवाम को बेवांग दोहल हिरासा करता है, कोई देखने वाला, कोई सुनने वाला नहीं है। और ये सिंध हुकूमत की तो बात ही छोड़ दीजिए। देखें, माफिया सिंध के अंदर तो खैर आपने वो लोग भी देख लिए जो थप्पड़ मार रहा है उस औरत को। बाकायदा आपका पूरा एक सिस्टम ये चल रहा है कि आपने एक एक साथ कुछ 50-50 प्लॉट को जो है उस पर कब्जा किया होता है। आप जो है फाइलें एक ही प्लॉट की जो है वो फाइल जो है वो 10 लोगों को बेच देते हैं इस पे आज तक। और आप देखिएगा इस औरत को भी इंसाफ नहीं मिलेगा क्योंकि ऊपर सारे बगैरत बैठे हैं, कुछ नहीं होने वाला इस सिस्टम के अंदर। जब तक लोग खुद नहीं निकलेंगे, मेरा ख्याल है कि या तो कराची के अंदर कोई ऐसी तंजीम जो है जो आई है वो अब लाजिम बात है, कराची के लोगों ने उनको वोट दिया है ना, ये उनका राइट है कि अगर पुलिस उनको सजा नहीं दे तो वो पुलिस की जगह पुलिस को जाके मैंने सुना है कि आवाम, कराची की आवाम ने एमकेएम को दे डाला है वोट, जो कि मुझे तो नहीं लगता, लेकिन बहरहाल अगर तो वो है तो क्या वो ये काम करेंगे? जी बिल्कुल करेंगे। अब आपको नजर आएगा अगर वो नहीं करेंगे तो वो कराची से ऐसे सफाया होगा उनका नेक्स्ट इलेक्शन में। अगर वो इन सब चीजों का नोटिस नहीं लेते, एमक्यूएम कराची पर होने वाले मुसीबतों और कत्लेआम जिस तरीके से नाइंसाफियां हो रही हैं उस पर नोटिस नहीं लेती है तो अगले इलेक्शन में कराची के लोग उनको वोट नहीं देंगे, चाहे एमक्यूएम एग्रेसिवली उसको नोटिस ले, चाहे अपने लोग लगाकर उनको इंसाफ दिलाए, उनको लड़ना पड़ेगा क्योंकि सिंध गवर्नमेंट का कोई इंटरेस्ट कराची में नजर नहीं आता, उनको सिर्फ कराची से पैसा जमा करना आता है, इसके अलावा न। आप कह रहे हैं कि एमकेएम को आइंदा वोट नहीं मिलेंगे, वोट तो इस दफा भी किसी ने नहीं दिए और वो जी बिल्कुल इस दफा वोट दिए, इस दफा बिल्कुल चला, ये आपका बिल्कुल गलत वो होता है कि इस दफा वोट नहीं दिए, बिल्कुल इस दफा वोट दिए, बस रिजल्ट 2018 का इस दफा आया है। 2018 में जिस तरह मैंडेट छीना था उसी तरह जो है इनको मैंडेट लाकर दिया है। 2018 में आपका पूरे पाकिस्तान से मैंडेट छीना गया था, समझ में आई आपके? इमरान खान जैसे गंदे तरीन इंसान को लॉन्च किया गया था जिसने पूरे पाकिस्तान को जो है इस वक्त जो है पूरी दुनिया में लाके खड़ा कर दिया है। पूरी दुनिया के लोग जो हैं उसको उंगली उठा रहे हैं, अमेरिका के अंदर हो, यूरोप के अंदर हो, हर जगह पाकिस्तान का तजलील हो रही है सिर्फ एक गंदे आदमी की वजह से। इस गंदे आदमी ने पूरे के पूरे पाकिस्तान के अंदर जो है ना वो एनार्की फैला के रखी हुई है। फौजियों के साथ आए थे, जनरल पाशा हो या जनरल फैज हो, जनरल बाजवा हो, इन सबका 2028 तक का जो पाकिस्तान का पूरा सिस्टम चेंज करने का था, लेकिन वो नहीं हो चुका, फेल हो गया। अब आप पाकिस्तान को इतने बड़े हादसे में निकला है। अरे अब मरियम बीवी से इतनी तकलीफ क्यों होती है मुझे बताएं ना, आप लोगों को मरियम बीवी को पता नहीं क्या हो गया है, अभी जुमा 8 दिन भी नहीं हुए उनको वजीर आला बने हुए, मरियम बीवी इतनी तकलीफ क्यों है मरियम बीवी से? 90 दिन तो इंतजार कर लेना, फिर देख लीजिएगा।
लेकिन पीटीआई को बड़ी मरियम बीबी से इतनी तकलीफ होती है, हर कारकुन को, मुझे हैरत नहीं सर, नून लीग वालों को भी बड़ी तकलीफ है। आपने शायद उन लोगों की स्टेटमेंट नहीं पढ़े जो नून लीग में मौजूद हैं। उनकी भी स्टेटमेंट अगर आप पढ़ ले तो आपको पता चलेगा कि वो अंदर से ही मसले चल रहे हैं, हमारे नहीं चल रहे। तो चलने देना, थोड़ा सा चलने दें, 90 दिन तो इनको दे दें। पीटीआई तो 90 दिन में पूरा इनकलाब लाना चाहती थी, जो 3.5 साल के अंदर सिर्फ उन्होंने कर्जे लिए, दैट्स, इसके अलावा कुछ नहीं किया, और पाकिस्तान की तस्लीम की है। सर जुबैर साहब कह रहे हैं कि जितनी अच्छी मईशत इमरान खान छोड़ के गया है, इतनी अच्छी तो कोई छोड़ के नहीं गया। अब आप आगे बात कर लें कि वो भी गलत है, ये भी गलत है, सब गलत है। अच्छा, हम बात कर रहे थे एमक्यूएम की। कराची में गुज़िश्ता रात हुआ ये कि सफाक डॉक्टर डाकुओं ने मजामत करने पर, जो कि अक्सर होता है, ये कोई नई चीज नहीं है, लेकिन तकलीफ होती है कि हर मर्तबा एक नौजवान चला जाता है, उसके 2 बच्चे थे, बूढ़े माँ बाप थे। क्या एमक्यूएम ने कभी इस पे आवाज उठाई है? पिछले कोई 3 या 4 साल से, इमरान खान के दौर से लेके अब तक कोई आवाज उठाई है? नहीं उठाई, बिल्कुल कोई आवाज नहीं उठाई। मैं आपको यही कह रहा हूँ कि अगर आप आवाज नहीं उठाएंगे, अगर आप, मैं खालिद मकबूल का एक मैसेज देख रहा था कि ईद के बाद हम फ्री होंगे, जरा अय्याशियां कर ले हम अपनी, ईद के बाद फ्री होंगे। हाँ, तो हम बात करेंगे। तो ये अच्छा, ये मुझे एक समझ में नहीं आता, कल देख लेंगे हम। अरे भाई, आपको जो करना है वो आज नहीं, अभी से शुरू करें आप। अगर आप सुने, सिंध गवर्नमेंट का क्या है कि जी आप लाखों रुपए टैक्स देते हैं, लाइसेंस पैसे देके लाइसेंस बनाते हैं, लेकिन उस पिस्तौल को आप अपने पास नहीं रख सकते, क्योंकि हमने जो पैदा किए हैं जो डकैत, वो उनको मुसीबत होगी, फिर आप उनको मारना शुरू कर दोगे। तो ये भी सिंध गवर्नमेंट का, मेरा ख्याल है कि इस पे तो बाकायदा इनको हड़ताल करनी चाहिए एमक्यूएम को, कि आप ये लॉ कैसे पास कर सकते हैं कि एक लाइसेंस याफ्ता बंदा जो कि लाखों रुपए टैक्स देता है, वो अपनी हिफाजत के लिए पिस्तौल अपने पास क्यों नहीं रख सकता? और अगर ये नहीं करेंगे, आप यकीन करें, मैं और आप बैठ के इनकी ऐसी की तैसी कर रहे होंगे, और सफाया हो जाएगा। कराची की आवाम इन्हें अच्छी तरह जानती है, आप कह रहे हैं, वरना जो हालात ये हैं, जो गड्ढे बने हुए हैं, जहां पे लोग मर जाते हैं, बारिशों में लोग डूबे हैं, इन्होंने एक आवाज नहीं उठाई, क्योंकि चू बोलेंगे तो इनकी हुकूमत चली जाएगी। और अब भी आपको मैं दिखा दूंगी, कुछ करने वाले नहीं है, ये चू बोलेंगे और इनकी हुकूमत चली जाएगी। जरदारी साहब इन्हें चू करने नहीं देंगे। आगे मैं बात कर लेती हूँ फिका हनफिया में ड्रामों की बात कर लेती हूँ। वैसे तो हमारे पास बहुत कम वक्त रह गया है, लेकिन चले एक सवाल मैं आपसे कर लेती हूँ। फिका हनफी में ड्रामों में निकाह के सीन दिखाने पर वो निकाह हकीकत में वाक़ई हो जाता है, ये फिका हनफिया कहता है, जबकि फिका जाफरिया के मुताबिक वो कहते हैं कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ड्रामे का जो सीन है वो सीन ही रहेगा, ये फिका जाफरिया कहता है, फिका हनफी नहीं। अब बताइए कितनी खवातीन को, कितने मर्दों को तलाक हो चुकी? देखिए, मैं तो अगर वसीम बदामी की जगह एक ARY टीवी दुनिया का मतलब देखे जाने वाला टीवी चैनल है, अगर इस किस्म की खराफात या इस किस्म के गंदे मौलवी ला के आप बिठाएंगे और इस किस्म की जो है वो आप बयानात दिलवाएंगे, मेरा तो ख्याल है अगर उसका होस्ट मैं होता तो उस मौलाना को माइक उतार के लात मार के निकाल देता स्टूडियो से कि तू पागल हो गया है। मतलब कौन सा मतलब ये कौन सा इस्लाम है जिस पे दुनिया हंसेगी कि ड्रामे के अंदर ना ही नाम असली है, ना ही कुछ दस्तखत हो रही है, ना ही कुछ हो रहा है, एक ड्रामा है और ना ही कोई इंटेंशन है आपकी। मैं वही तो बता रहा हूँ। और वो 20 दफा रीटेक हो रहा है और उसके बाद फाइनली ड्रामा बनकर आता है। सारे मौलानाओं पे जिन्होंने इस्लाम का मजाक बनाया हुआ है, कोई बता रहा है कि जनाब पेशाब करने का सही तरीका क्या है, कोई बता रहा है कि जनाब किस तरीके से बैठा जाए तो आपका जिस्म का कौन, यार तुम लोगों को शर्म नहीं आती? तुम लोग ने इस्लाम का मजाक उड़ा दिया। और मैं वसीम बदामी को कहता हूँ तुम्हारे ऊपर कि तुमने इस पूरे दुनिया में इस्लाम का मजाक बनाया है, इस मुल्ला को बिठाकर जो कहता है कि जनाब हनफी में ये है, बाकी पागल हो चुके हैं, बाकी कोई मुल्ला जो है उस पर बात नहीं कर रहा कि जनाब ये गलत है। आप एक शोशा लेकर आते हैं और ये गंदे तरीन मौलाना होते हैं जो कि आपको सिर्फ पेशाब करने का तरीका ही बता सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं बता सकते। आज दुनिया 2024 में आप हमें ये बता रहे हो पर और उन टीवी प्रोग्रामों पर, उन टीवी चैनल्स पर जो लाके रमजान के दिन इन मुल्लाओं को इस्लाम का मजाक उड़ाते हो। आसिफ सर लास्ट कमेंट चाहूंगी जरा जल्दी से। लास्ट कमेंट्स बस यही है कि सिंध के अंदर जो है वो कच्चे के डाकू कहाँ गए, कितने पकड़ लिए, 200-300 पकड़ लिए होंगे आप लोगों ने।
लेकिन सिंध गवर्नमेंट एक मैं समझता हूँ कि इस सिलेक्शन के बाद मैं अपने तौर से अनाउंस कर दूंगा कि ये एक जेल बनी हुई है जिसमें आप वोट डालते हैं और पीपल्स पार्टी को जो है वो सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके अलावा और कुछ नहीं है, क्योंकि जो किससे ज़रूरत, मतलब मैं सिंपल ये कहता हूँ कि मुझे नज़र आना चाहिए कि सिंध हुकूमत या सिंध की अदालतों ने 1 महीने के अंदर 200 लोगों को ये सज़ाएँ दी, 3 लोगों को फांसी की सज़ा दी, 2 लोग जो हैं वो बाइज़्ज़त बरी हो गए और 15 पुलिस वाले जो है वो मुंशियात पकड़ते हुए वो हो गए। जैसे कि आज पंजाब पुलिस ने तकरीबन अच्छे खासे पुलिस वालों को पकड़ा है जो मुंशियात बेच रहे थे। हम सुनते ही नहीं, सिंध पुलिस में तो सारा भाई दूध की नहरें बह रही हैं। तो मेरा ख्याल है कि अब स्पेशली जो बड़े शहर हैं जहाँ पर दूसरी जमातों की वो है, वो आए और काउंटर करें उन तमाम लोगों को जो कि ये सारे काम करवा रहे हैं। अगर पुलिस वाले गलत हैं, गंदे हैं, जो कि हैं, उनको बताएं दुनिया को कि ये गंदे लोग हैं। आप अपनी फोर्स खड़ी करें, अपने महल्ले के हवाले से जो है फोर्स खड़ी करें, कैमरे लगाएं, लोगों को पकड़ें, क्योंकि मेरा नहीं ख्याल कि अब सिंध पुलिस को कुछ करने को तैयार है, क्योंकि ना वो लाइसेंस देने को तैयार है, ना आप असला लेके चल सकते हैं अपने साथ। आपको बचाने के तमाम तदबीर जो है उन्होंने अपनी जेब में रख ली है और डाकुओं को कह दिया जाओ जाके लूटो। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया आसिम साहब, थैंक यू सो वेरी मच। अपने नाज़रीन से कहूंगी कि फेसबुक पेज को लाइक कीजिएगा, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कैपिटल टीवी वॉशिंगटन की जो एप्लीकेशन है उसे जरूर इंस्टॉल कीजिएगा ताकि दुनिया में आप किसी भी जगह हो हमारे लाइव प्रोग्राम्स और शोज को देख सके। जिंदगी ने वफा की तो इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। फी अमान अल्लाह। You are watching Capital TV Washington, the best South Asian TV channel in North America.